हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स पढ़ रहे हैं और ब्रिक्स में आज हम पढ़ेंगे कि जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स है, उसकी कौन कौन सी हम जो है टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उस पर कौन कौन सा हम टेस्ट करते हैं और काहे लिए हम टेस्ट करते हैं। ठीक बात है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो है क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ जो है स्पेशल फार्म पढ़े थे, मतलब कुछ स्पेशल ईंटों को हमने पढ़ा था कि किस किस प्रकार के जो है स्पेशल ईंटें हैं और उनका यूज हम कहाँ कहाँ पे जो है करते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमने पिछले वीडियो में कवर करी थी। तो यहाँ से एक बार देखिए आप लोग स्पेशल ब्रिक, और ये जो है कौन कौन से ब्रिक हैं, इन सबके नाम मैंने बताए थे आपको। इसके बाद से इनका यूज होता है वो भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कहाँ पे यूज होता है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो स्पेशल फार्म है उनमें से कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है या पूछता है। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें हमने कवर करी थी। इसके बाद से आज के वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे, मतलब उसके आगे का जो पार्ट है वो है कि ईंट पे जो है टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो या ईंट के जो है कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग TEST, टेस्ट ऑफ ब्रिक। तो ईंट के जो है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट ऑफ ब्रिक। तो ईंट के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको नंबर वाइज पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ईंट के लिए जो टेस्ट करते हैं वो पहले नंबर पे मान लो डायमेंशन टेस्ट, DIMENSIONAL, डायमेंशनल टेस्ट। और डायमेंशनल टेस्ट का जो IS कोड है वो 1077 है। ठीक बात है। फिर दूसरे पे हम बात करेंगे कंप्रेसिव, COMPRESSIVE, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। और इसका जो IS कोड है वो क्या है, 3495 पार्ट 1। और इसके बाद से जो तीसरा टेस्ट है हमारा WATER, वाटर, ABSOR, PTION, एब्जॉर्प्शन टेस्ट। और इसका जो IS कोड है वो क्या है, 3495 पार्ट 2। फिर इसके अलावा हम इफ्लोरोसेंस, EFFLORESENCE, इफ्लोरोसेंस टेस्ट। और इसका जो IS कोड है वो है 3495 पार्ट 3। फिर जो लास्ट वाला हमारा टेस्ट है WARPAJE, वारपेज टेस्ट। और इसका जो IS कोड है 3495 पार्ट 4। तो ये जो है ब्रिक्स के जो है इतने प्रकार के हम जो है टेस्टिंग करते हैं। ठीक बात है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जो पिछला वाला वीडियो था कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उसी तरीके से ये वीडियो, ये टेस्टिंग वाला वीडियो, खास करके टेस्टिंग वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखो क्वेश्चन अभी से जो है आपसे पूछने लायक हो गए हैं। जैसे आपसे कहेगा कि डायमेंशन टेस्ट के लिए कौन सा जो है IS कोड है, तो ये है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कौन सा IS कोड है, तो IS 3495 पार्ट 1। ठीक है ना। इसी तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए IS कोड 3495 पार्ट 2।
इफ्लोरोसेंस टेस्ट के लिए IS कोड 3495 पार्ट 3 और वारपेज टेस्ट के लिए IS कोड 3495 पार्ट 4। तो ये जो आपके IS कोड दिख रहे हैं ये याद रखने हैं, साथ में ये भी याद रखना है कि कौन सा पार्ट 1 3 4 में 1 2 3 4 में जो है कौन सा किस टेस्ट के लिए है। ठीक बात है। तो अब आपको याद रखने हैं। अब हम जो सबसे पहला हमारा टेस्ट है उसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक टेस्ट को हम जो है ऐसे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टेस्ट है वो क्या है, डायमेंशनल टेस्ट, DIMENSIONAL, डायमेंशनल टेस्ट। ठीक है, तो डायमेंशनल टेस्ट हो गया ये। यहाँ पे IS कोड भी लिख लेते हैं ताकि बार बार लिखा जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। IS कोड 1077। ठीक बात है ना। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल टेस्ट हो गया, IS कोड 1077। तो देखो इसमें क्या है ना कि हम ईंट जो बनाए थे, ईंट का डायमेंशन हमारा जो पहले था, हम कच्ची ईंट जो बनाए थे वो 20x10 था। फिर इसके बाद से हमने इसे पका दिया तो इसका डायमेंशन 10% कम हो गया। तो 19 × 9 हो गया। ठीक है ना, 19 × 9 तो एक बात मुझे बताओ कि जब ये ईंट भट्ठे में पकेगी तो क्या यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसका डायमेंशन जो है 10% जो है रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो 10% जब इसका कम होगा, पहले ये इसका ये जो नॉमिनल साइज है, ये इसका क्या है, नॉमिनल साइज है। ठीक है, और हमारी जो ईंट का जो एक्चुअल साइज था, जो कच्ची ईंट थी, वो 21 × 10 × 10 थी। ठीक है, तो जब 10% जब कम हो जाएगा तो वो जो है ये वाली ईंट हो जाएगी। तो अब ये 21 है ना, और 10% कम होगा तो ये 18.9 होना चाहिए। लेकिन क्या बताओ कि जब ईंट पकेगी तो 10% ही क्या इसका जो है डायमेंशन कम होगा। हो सकता है कि 10 से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कि 10 से कम ही रहे। तो इसके कारण क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है वो घट बढ़ सकती है। सही बात है ना। तो अगर हम तो बस क्या करेंगे, अगर हम जो है मान के चलेंगे कि इसका जो जो ईंट पकने के बाद जो कच्ची ईंट थी उसका डायमेंशन ये था, और पकने के बाद जो है जो ईंट प्राप्त हुई है उसका डायमेंशन ये है। तो हम तो इसी को मान करके और अपना एस्टिमेट बना देंगे। ठीक है, तो हम तो इसी को मान करके अपना एस्टिमेट बनाते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब हम अपनी दीवार को बनाएंगे या जहाँ पे भी ईंटों का यूज होगा वहाँ पे हम ईंटों को जब लगाना शुरू करेंगे, तो अगर इसका डायमेंशन सही नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ईंट जो है ज़्यादा जाने लगेगी। तो ईंट जब ज़्यादा जाने लगेगी तो क्या होगा, ये क्या है, डायमेंशन सही नहीं है। लेकिन भट्ठा वाला तो जो प्रति हजार जो ईंट देता है उसका तो प्राइस तो वो लेगा ना, वो अपना पैसा लेगा प्रति हजार, उसको डायमेंशन से क्या लेना देना। तो अगर ये ईंट वहाँ पे लगने लगेगी तो ईंटों की संख्या बढ़ने लगेगी, और साथ में हमारा क्या होगा, जो कॉस्ट है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको जो है डायमेंशन टेस्ट करते हैं और इसे हम देखते हैं कि ये सही डायमेंशन में है कि नहीं है। आई बात समझ में। तो ऐसा कुछ होता है। ठीक बात है ना। तो डायमेंशन टेस्ट करने के लिए ना हम कितने ईंट लेते हैं, तो 20 ईंट लेते हैं। ठीक है, DIMENSIONAL है, डायमेंशनल यही ऊपर वाले लिखा हुआ है। डायमेंशनल टेस्ट करने के लिए, डायमेंशनल टेस्ट जो है करने के लिए हम लोग 20 ईंटें 20 ईंटें रैंडमली RANDMLY
रैंडम MELY रैंडमली लेते हैं। तो जो ईंट का चट्टा लगा होगा उस चट्टे में से कहीं से भी 20 ईंटें जो है हम उठा लेंगे, एक ही जगह से नहीं, एक एक ईंटें मतलब अलग अलग जगहों से हम उठा लेंगे। तो हम जो है डायमेंशन टेस्ट करने के लिए 20 ईंटें लेते हैं, इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन टेस्ट करने के लिए हम लोग 20 ईंटों को लेते हैं। अब हम इस 20 ईंटों को लेकर के क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिख लें पहला नंबर, तो लंबाई ऐसे लिखते हैं, इन्हें लंबाई के क्रम में लगाते हैं। तो हम जो है 20 ईंटों को ले लिए हैं हम, अब हम इसे जो है लंबाई में लगा रहे हैं, ठीक है, लेंथ में। तो लेंथ में लगाएंगे तो कैसे होगा, एक लंबा सा मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ईंट का डायमेंशन ये हो गया, फिर ये हो गया, और यहाँ से इसे हम मिटा देते हैं। फिर जो है ईंट का डायमेंशन ये हो गया, ये हो गया, फिर ये कंटिन्यू है आगे, फिर ये कंटिन्यू है आगे, ठीक है ना। और मिटा दो। तो इसी तरीके से लेंथ में जो है 20 ईंटें लगी हुई है, ठीक बात है। तो पकने के बाद जो हमारी ईंट आती है उसका डायमेंशन क्या होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर ये लेंथ होता है, और ये विड्थ होता है, और ये हाइट होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या है 19, और कितने ईंटें हम लगा रहे हैं 20, तो कितना हो जाएगा 380 सेंटीमीटर। तो लंबाई में लगाने के बाद जो हमें इसका टोटल डायमेंशन यहाँ से और यहाँ तक जो डायमेंशन हम मेजर करेंगे वो क्या होना चाहिए, हमें 380 ± 8 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है 380 मिलेगा तो वो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट ईंट बनी हुई है। लेकिन अगर 380 नहीं मिल रहा है तो चलो हम कहेंगे कि इसका डायमेंशन जो है 380 और +8, मतलब ये 8 जो है अपर लिमिट है, +8 जो है अपर लिमिट है, और -8 जो है लोअर लिमिट है, यानी कि 388 मिल रहा है तो भी हम कहेंगे कि चलो हमारी ईंट क्या है वो सही है। और 300 अगर 72 मिल रहा है तो भी हम कहेंगे कि हमारी ईंट क्या है, चलो ठीक है, ठीक बात है। लेकिन अगर ये 390 हो जाएगा तो हम जो है इसे रिजेक्ट करेंगे, सही बात है ना। तो 388 और 372 जो है अपर लिमिट है, तो इसमें हम जो है 8 सेंटीमीटर का जो है छूट दे रहे हैं। चलो 8 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ईंटें हमारी ठीक बनी हुई है, आई बात समझ में। तो लंबाई के क्रम में जब हम लगाएंगे तो 8 सेंटीमीटर का जो है हम छूट देंगे, ठीक है, ±8 सेंटीमीटर अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, सही है। फिर अगर हम ईंटों को चौड़ाई में लगाएंगे तो ईंटों को चौड़ाई में लगाने पर, इसे ऐसे लिख लो कि ईंटों को लंबाई के क्रम में लगाने पर, ठीक है। तो जब हम इसे चौड़ाई के क्रम में लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, तो देखो तो ईंट की क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये कंटिन्यू है,
ठीक है ना। तो अब हमने ऊपर ये क्या लिख रखा है कि ईंट का जो डायमेंशन है 19 × 9 × 9 होता है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, और हम 20 ईंटें यूज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा इसकी चौड़ाई 180 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है डायमेंशन मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो चौड़ाई की जो टोटल लेंथ आएगी वो 180 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इसे लंबाई चौड़ाई में मेजर करेंगे, तो अगर इसका डायमेंशन 180 आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अगर 180 से 4 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे हो रहा है तो हम कहेंगे चलो ठीक है, ठीक है ना। तो चौड़ाई में हम 4 सेंटीमीटर का छूट देते हैं, और लंबाई में हम 8 सेंटीमीटर का जो है टॉलरेंस देते हैं। टॉलरेंस मतलब कि छूट, ठीक बात है। और यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखेंगे। तो ये तो हो गया हम 20 ईंटों को एक ही बार जो है कितना छूट दे रहे हैं, ठीक है ना। 20 ईंटों को कितना हम टॉलरेंस दे रहे हैं लंबाई में और चौड़ाई में लगाने पे। लेकिन अगर हम एक सिंगल ईंट की बात करें, सिंगल ईंट की, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक SINGLE सिंगल ईंट की लंबाई, एक सिंगल ईंट की लंबाई में प्लस माइनस 6 mm तथा चौड़ाई में प्लस माइनस 3 mm का छूट, और ब्रैकेट में लिख लो टॉलरेंस TOLERANCE टॉलरेंस रखते हैं। तो जब हम एक सिंगल ईंट की लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे, तो एक सिंगल ईंट की जो लेंथ है 19 सेंटीमीटर, वो 19 सेंटीमीटर से 6 mm जो है ज़्यादा हो सकती है, या इस 19 सेंटीमीटर से जो है 6 mm कम हो सकती है। तो हम कहेंगे कि चलो ईंट हमारी सही है, तो उसे हम यूज कर लेंगे। और इसी तरीके से उसकी हम चौड़ाई को अगर देखेंगे, तो चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा 3 mm रहेगा तो कोई बात नहीं है, और 9 सेंटीमीटर से अगर 3 mm कम रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, चलो ईंट हमारी सही है, ठीक है ना। तो लंबाई में प्लस 6 mm का छूट देते हैं, प्लस माइनस घटबड़ हो सकता है ऊपर नीचे, और प्लस माइनस 3 mm है चौड़ाई में ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस जो है डायमेंशन टेस्ट में, ईंट के डायमेंशन टेस्ट में, अब यहाँ से जो है टेस्ट में आपको सारे पॉइंट जो है याद रखने हैं। अब इसमें बताने वाली कोई बात है ही नहीं कि आपको क्या याद रखना है। तो पहले IS कोड को ही याद रखना है, फिर इसके बाद से लंबाई में कितनी टॉलरेंस देंगे, चौड़ाई में कितनी टॉलरेंस देंगे, एक सिंगल ईंट के लिए कितनी टॉलरेंस देंगे, कितनी ईंटों का यूज हम करते हैं। तो ये सारी बातें जो है याद करने वाली है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरे नंबर पे हमारा जो टेस्ट है वो है कंप्रेसिव COMPRESSIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और इसका IS कोड क्या है 3495 पार्ट 1। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम अब देखने वाले हैं, और इसका जो IS कोड है वो 3495 पार्ट 1 है, ठीक बात है ना। तो अब देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कि हम जब ईंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन लोड लेने की क्षमता कितनी है, हम जो है यही ज्ञात करेंगे, है ना। मैक्सिमम जो है कितना कंप्रेसिव लोड ले सकता है, तो उसी को हम जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं।
तो हम जो है शुरू करते हैं और कैसे करते हैं इस सारी बातों को जो है लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इस टेस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए 6 ब्रिक्स लेते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम लोग 6 ईंट लेते हैं। आई बात समझ में? तो 6 ईंट लेते हैं, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या करते हैं कि इसमें से जो 6 ईंटें हैं, 6 मतलब प्रत्येक ईंट को, हर ईंट को 24 घंटे के लिए जो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर है उसमें डुबो के जो है रख देंगे। ठीक बात है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रत्येक ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं। तो हर एक जो ईंट है उसे पानी में पहले 24 घंटों के लिए भिगो देंगे, ताकि उसको जितना ज़्यादा वाटर सोखना हो वो सोख ले, है ना। क्या करते हैं हम, जब ईंटों को जोड़ते हैं, मतलब ईंटों की जब जोड़ाई करते हैं, तो हम ईंटों को पहले पूरी तरीके से वाटर में भिगो के ही लगाते हैं। तो उसी तरीके से इसको भी हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं कि ईंट में ना फ्रॉग बना होता है, हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो जैसे ये ईंट हो गई, तो इस ईंट में फ्रॉग बना होता है ये। तो इस ईंट में ना ये जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे में क्या करते हैं हम, पहले इस गड्ढे में 1/3 1 भाग सीमेंट CEMENT और 3 भाग जो है सैंड। तो ये जो सैंड होता है ये नॉर्मल सैंड नहीं होता, ये स्टैंडर्ड सैंड होता है, STANDERD, स्टैंडर्ड सैंड होता है ये, और सीमेंट होता है। अब ये स्टैंडर्ड सैंड क्या होता है, ये हम जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो इसकी साइज क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जो है वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक बात है ना। तो इसमें एक पार्ट जो है सीमेंट रहता है और 3 पार्ट जो है सैंड रहता है। इनको मिला के इसका जो है मसाला बना लेते हैं, मोटार, MORTAR, उसे हम मसाला कहते हैं, मोटार। और इस मसाले को क्या करते हैं कि ये जो फ्रॉग है इसमें भर करके और पूरा जो इसका सरफेस है वो इसके लेवल में ला करके प्लेन कर देते हैं, है ना, ताकि जो कंप्रेसिव टेस्ट का जो रिजल्ट आए वो एक समान आए। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे नोट करते हैं इस बात को। हम क्या करते हैं कि इसके फ्रॉग, मेढक वाला नहीं फ्रॉग है ये, इसके फ्रॉग में 1/3 क्या है ये, CEME। थोड़ी सी सर्दी है तो दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। CEMENT सीमेंट, और ये क्या है, सैंड। और ये स्टैंडर्ड सैंड है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सैंड लिखना सही रहेगा, STANDERD, स्टैंडर्ड सैंड। 1/3 का जो है 1/3 का मोटार, MORTAR, मोटार मतलब मसाला भर देते हैं। जो आम बोलचाल में हम मसाला करते रहते हैं वही मोटार। अब हम क्या करते हैं कि भरने के बाद ना इसे जो है रख देते हैं। भरने के बाद जो है मसाला को भर के हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब जैसे ही हम भरेंगे तो वो तो गीला रहेगा, तो वो लोड तो लेगा है नहीं। आई बात समझ में? तो उस मसाले को भर करके हमारी जो ईंट है उसे 3 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं।
अब क्या करते हैं कि 3 दिन के बाद हम उस पे कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और जिस मैक्सिमम लोड पे वो फेल कर जाता है ईंट, उस ईंट को ही हम कहते हैं कि वह जो है उसकी स्ट्रेंथ है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, 3 दिन बाद 3 दिन बाद प्रत्येक ईंट की COMPRESSIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन 3 दिन बाद जो है प्रत्येक ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में जो है रख करके मशीन में रख कर 140 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी कि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 140 kg का जो है लोड लगा करके की दर से लोड लगा करके क्या करते हैं, COMPRESSIVE कंप्रेसिव STRENGTH स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 दिन बाद जो है इस मसाले को भरने के बाद 3 दिन के बाद जो है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में प्रत्येक ईंट को रखते हैं और हर एक ईंट पे 140 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 140 kg का लोड रहता है और इसी दर से जो है लोड लगाते हैं और जिस लोड पे स्ट्रेंथ फेल कर जाती है उस फाइनल लोड को हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक बात है ना? तो अब हम जो है 6 ईंट लिए हैं और 6 ईंट में से प्रत्येक का जो है हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें बताना है कि इस ईंट का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। तो उन 6 में से 6 जो ईंट हैं उन 6 का जो है एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज को ही हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारी ईंट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख लेते हैं COMPRESSIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ये किस में है, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। और क्या होता है ये मैक्सिमम लोड एट FAILURE फेलियर के समय जो है मैक्सिमम लोड कितना था केजी में और एवरेज एरिया ऑफ बेड फेस, मतलब जो ईंट का जो फेस है उसका एवरेज एरिया। तो अब सारी ईंटों जो 6 ईंटें हैं तो 6 का जो है एरिया सेम नहीं होगा ना। हम देख रहे थे कि जो ईंट की प्रत्येक लंबाई है उसकी चौड़ाई में ±3 mm का जो है क्या है अंतर हो सकता है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर हो सकता है तो उसकी जो एरिया होगी वो भी अलग अलग होगी। आ रही है बात समझ में? तो इस फार्मूले के जरिए, फार्मूला क्या है आप तो जान ही रहे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में अंतर क्या होता है, तब जो है आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। तो जैसे मान लो ना कि ये कोई बॉडी है और इस पे आप जो है कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो। ठीक बात है? तो कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो इस बॉडी के अंदर आप इसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी सेक्शन पे बात करेंगे, किसी भी सेक्शन पे, ठीक है ना, तो मैं मान के चलो बीच वाले पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक टेंसाइल जो है जनरेट होगा। आप दबाओगे और ये जो है दबने नहीं देगा, मतलब उसका विरोध करेगा। लेकिन क्या होगा कि एक टाइम जो है
नहीं, आप जो है जितना दबाओगे, आप जो है पी लोड इधर की तरफ दबा रहे हो, तो ये जो पी लोड जो है आप कंप्रेसर लगा रहे हो, ठीक है ना, दोनों तरफ से। तो यहाँ पे इस सेक्शन पे पी लोड टेंशन जो है जनरेट होगा, समझ रहे हो, उसका ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो आप जितना दबाओगे वो उतना टेंशन जनरेट करेगा, विरोध करेगा। लेकिन क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अब देखो ये जो मटेरियल है उसकी अपनी क्षमता है, वो उसकी जितनी क्षमता होगा वो उतना ही ना रजिस्ट करेगा। तो अब ये पी लोड इस अंदर वाले पी लोड से जब अधिक होने लगेगा तो वो क्या होगा कि जहाँ सेंटर से या जिस सेक्शन से कमजोर होगा उस सेक्शन से ये टूट जाएगा, क्रश हो जाएगा, ठीक है। तो इस मटेरियल ने जितना मैक्सिमम बाहरी लोड को सहा, उसको प्रतिरोधित किया, उसका विरोध किया, तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इस मटेरियल ने इस बाहरी लोड के विरोध में जितना रेजिस्टेंस फोर्स जो है अपना लगाया, ये एक प्रकार का स्ट्रेस होता है और ये पूरे मटेरियल के सेक्शन पे लगता है, ठीक बात है। तो इस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक बात है ना। अब ये मटेरियल जो है इस स्ट्रेस के अलावा और अधिक स्ट्रेस जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी आखिरी लिमिट है। तो इस अल्टीमेट स्ट्रेस को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं इस मटेरियल की। तो यहाँ पे हमारी ईंट है, तो ईंट जो मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड जितना सह पाएगा, तो कंप्रेसर लोड हम लगाएंगे तो वो रजिस्ट करेगा, विरोध करेगा उसका। लेकिन एक क्षमता, एक सीमा के बाद वो कहेगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है और वो टूट जाएगा। तो वो जितना स्ट्रेस अपने अंदर जनरेट किया है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस के जैसा है ना। तो कम स्ट्रेंथ किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की कोई भी चीज़ है, वो स्ट्रेस ही होता है, लेकिन वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। आई बात समझ में? तो जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेस ही होता है, लेकिन वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। तो उसी मैक्सिमम स्ट्रेस को हम स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक बात है। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रत्येक ईंट की STRENGTH स्ट्रेंथ का एवरेज लेकर उसका क्लास DEFINE डिफाइन, या ब्रैकेट में लिख लो STRENGTH स्ट्रेंथ क्लास डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो 6 ईंटें थी, हम 6 का हमने एवरेज याद कर लिया, और इसके बाद से एवरेज याद करने के बाद जो भी स्ट्रेंथ आएगा वो केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, जो भी ईंटें। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जो है क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें आएगी केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, वही क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी। और यहाँ पे क्लास डिफाइन करने का मतलब है कि अगर आप डिप्लोमा पास कर लिए हो तो आप जानते होंगे कि हम जो यूज करते हैं M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, ये सब जो है कंक्रीट की ग्रेड होती है, ठीक है। तो 5 कहने का मतलब है कि 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ है। 20 कहने का मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। आ रही है बात समझ में? तो उसी तरीके से क्लास डिफाइन करने का मतलब है, उसी तरीके से हम जो है ईंटों को जो है क्लासिफाई करते हैं उसके स्ट्रेंथ के अनुसार। तो जैसे ये M15, M7.5, M10, M20, M25 है, उसी तरीके से ईंटों को जो है डिफाइन किया जाता है। तो ये हम इसके जस्ट बाद जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी और अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो
वैसे ही है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को जो है यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो भी टेस्ट बचे हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जो है ज़रूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर कोई जुड़ता है और वो कमेंट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। आपको पता नहीं है, आप यूट्यूबर नहीं हो तो आपको जो है पता नहीं है, तो वो कैसा लगता है, वो एक अलग ही खुशी होती है। और साथ में आपको अगर किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी सवाल आपसे फंस रहा हो या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, या जो भी मैंने बताया उसमें कोई आपको डाउट लग रहा हो, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। या जो भी मैंने आपके वहाँ पे कमेंट में सोशल मीडिया के लिंक दे रखे हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है और भी टेलीग्राम लिंक है, तो आप जो है वहाँ से जुड़ सकते हो और सवाल पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने डायमेंशन टेस्ट के बारे में देखा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में देखा। और जो लोग जुड़ चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग जुड़ने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है आपको जब अच्छा लग रहा है तो आप अपने जूनियर और सीनियर दोनों लोगों को बताइए। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको भी बताइए, ठीक बात है ना। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं और कोई भी चीज़ जो है आपकी छूटेगी नहीं। बिल्डिंग मटेरियल से कोई भी सवाल आएगा आप जो है ज़रूर कर लेंगे, बस आपको याद होना चाहिए। और याद कहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल जो है याद रटने वाला सब्जेक्ट है। तो आप जो है अब तक पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना तो नहीं लग रहा होगा कि मतलब रटने वाला है। हाँ, थोड़ा-सा जो है रटने वाला है, लेकिन जब चीज़ों समझ में आती है, समझाने का तरीका अच्छा हो तो रटना जो है कम पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। सीमेंट में हम पढ़ेंगे और लाइम पढ़ेंगे तो उसमें तो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि लाइम और सीमेंट यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। स्टोन से क्वेश्चन ज़रूर आएँगे और सीमेंट से आपके क्वेश्चन जो है ज़रूर आएँगे, चाहे कहीं से आए चाहे ना आए। तो सीमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें और मज़ा आएगा, इसको हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। सर्दी हो गई है, ठीक है ना, तो सर दुख रहा है, भारी है सर। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।